हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे मौर्योत्तर काल। आज देखेंगे इस वीडियो में भारत पर विदेशी आक्रमण अर्थात मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए, हम उसी के बारे में देखेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण से, हम ये सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने और एग्जाम में आ जाए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए तो ये आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या। तो भारत पर विदेशी आक्रमण देखिएगा, जिसमें से पहला है ईरानी या पार्थियन आक्रमण, यूनानी या सिकंदर आक्रमण, हिंद यवन शक या क्या तो सीथियन, पल्लव वंश, कुषाण वंश, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण। जिसमें से हम यूनानी अर्थात सिकंदर अभियान हम पढ़ चुके थे। इसमें से हम देखेंगे कहाँ से देखिएगा, भारत पर विदेशी आक्रमण अर्थात मौर्योत्तर काल के बाद हम इसमें देखेंगे हिंद यवन से। यहाँ से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं देखिएगा, मौर्योत्तर काल भारत पर विदेशी आक्रमण देखिएगा, जिसमें से हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हम हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण, ये 4 चैप्टर पढ़ेंगे। बस आप इसे ध्यान से देखते रहिएगा। आइए देखते आगे क्या। तो हिंद यवन देखिएगा, पहले क्या तो हिंद यवन शासक, इसका पहले हम देख लेते हैं सामान्य परिचय। देखिएगा, हिंद यवन को बैक्टीरियन भी कहा जाता है। हिंद यवन को क्या तो बैक्टीरियन भी कहा जाता है। हिंद यवन का पहला शासक डेमीट्रियस था। डेमीट्रियस था जो सिकंदर के सेनापति थे। ये जिसे सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज था। सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी का वंशज था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हिंद यवन ने अपनी राजधानी जो बनाई थी सकाल, जिसे सियालकोट भी कहा जाता है। सकाल जिसे सियालकोट कहा जाता है, यह जो है तक्षशिला में पड़ता है। सियालकोट कहाँ पड़ता है तो तक्षशिला क्षेत्र में पड़ता है। देखिएगा, सेल्यूकस जो था पश्चिम तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था किसने तो सेल्यूकस ने। आगे क्या तो देखिएगा, डायोडोटस ने सेल्यूकस के कमजोर होने पर बैक्टीरिया को स्वतंत्र साम्राज्य घोषित कर दिया। और इनकी 2 शाखाएं थी। इनकी कितनी तो 2 शाखाएं थी। पहला है क्या तो डेमेटियस शाखा और दूसरा है यूक्रेटाइस शाखा। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसी में देखेंगे क्या तो ड्रेमेटियस शाखा देखते हैं क्या तो इसमें अपोलोडोटस, आग्लोक्लीज क्या तो मीनांडर थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, जिसमें से हम पढ़ेंगे आग्लोक्लीज के बारे में, कृष्ण बलराम के बारे में। देखिएगा, सबसे प्रतापी हिंद यूनानी शासक थे। सिकंदर से ज्यादा भूभाग जीता था मीनांडर। बौद्ध भिक्षुओं को नागसेन से क्या तो वार्तालाप की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या तो देखिएगा, मिलिंद पंथो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित हो? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कृष्ण और बलराम ने सिक्के जारी किए थे, जिसमें है मिलिंद पंथ के प्रश्न बौद्ध धर्म का स्वीकार करना था। इन्होंने क्या तो मीनांडर ने उपाधि हमीकस और सोटार की उपाधि धारण की थी। मीनांडर जो था हमीकस और सोटार की उपाधि धारण की थी। सोने के सिक्के कौन चलवाए तो बैक्टीरियन, जिसे मीनांडर भी कहा जाता है। आगे क्या तो देखिएगा, 1 मिनट। क्या तो दूसरा है यूक्रेटाइट शाखा।
हेली क्या था, हेलियोक्लिज, हेलियोक्लिज इसका क्या था उत्तराधिकारी, हेलियोक्लिज का उत्तराधिकारी जो था तो क्या था एंटियालिकडस थे इसका उत्तराधिकारी। शुंग वंश के शासक भागभद्र के दरबार में राजदूत था जो हेलिओडोरस को भेजा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे अंतिम शासक हार्मिकस इसे कुजुल कडफिसेस ने हराया था। हार्मिकस को किसने हराया था, कुडुल कडफिसेस ने हराया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं हिंद यवन शासकों का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। देखिएगा मुद्राओं पर राजाओं के नाम पर वंशावली का पता लगाया था। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। क्या तो हिंद यावनों ने ही चलाया था सोने के सिक्के। कैलेंडर में सप्ताह का प्रयोग भी किया था। कैलेंडर में सप्ताह का भी प्रयोग किया था। पर्दा प्रथा यवनिका की शुरुआत की थी। 12 राशियाँ सिंह मेष मिथुन, राशियों की संख्या कितना तो 12, जिसमें से सिंह मेष मिथुन का भी पता लगाया था। हिंद यवनों ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में भारत में आया था। हिंद यवन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत भारत में आया था जो यूनानी कला चलाई थी। क्या तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाते हैं। भारत में गांधार कला भी प्रचलित थे। आगे क्या तो शकिया सीथियन है। इनका भी सामान्य परिचय देख लेते हैं। यूनानी के बाद भारत में आया। शकों ने आक्रमण किया। शक मध्य एशिया में आकर बसे आए थे। इनका जो संस्थापक है तो कौन है, मोगा है। कौन है इसका संस्थापक, कौन है तो मोगा है। शक का संस्थापक कौन तो मोगा है। शकों की भारत में 5 शाखा थी। शकों की भारत में कितने शाखा थे तो 5 शाखा थे, जिसमें है पहला है अफगानिस्तान, भारत, मालवा, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, अर्थात क्या तो तक्षशिला, मथुरा और नासिक, उज्जैन थे। तक्षशिला का पहला शासक माउस कौन था, माउस था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पश्चिमो क्षत्रपत नासिक उज्जैन जो था रुद्रदामन से संबंधित थे। मथुरा के शक शासक देखिएगा। मथुरा का प्रथम शासक राजुल था। मथुरा के शक पहले मालवा के शासक थे। इन्हें 75 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने हराया था। तभी मथुरा भाग गए थे। 75 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरुआत हुआ, जो शकों पर विक्रमादित्य की विजय से शुरू हुआ है। कहीं विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व में मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। क्या तो आगे नासिक के शक शासक, इसका अन्य नाम क्या था छत्रहरात शासक था। प्रमुख शासक नहपान था। क्या था जोगल थम्बी के सिक्के गौतमी पुत्र सतकर्णी ने चलाया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने चलाया था, जो इसकी हत्या कर दी। बाद में इसकी क्या तो हत्या कर दी थी। आगे है उज्जैन का शासक, इसका अन्य नाम है काद्रमर्कशक। प्रमुख शासक था, प्रथम शासक चष्टन था। सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। पश्चिमी
क्षत्रप, नासिक उज्जैन था। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार में स्थित है। जूनागढ़ अभिलेख जो है गिरनार में है। जो शुद्ध संस्कृत में जो शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया, यह जो है सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख भी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जूना अभिलेख राजपाल सुबीसखा है जो सुदर्शन झील का भी पुनः निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का भी पुनः निर्माण करवाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल पूषय गुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल पूषय गुप्त था जो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक द्वारा पुनः निर्माण, इसका राजपाल तुसाप था। नहरें निकलवाई थी। रुद्रदामन के राजपाल सुबीसाख था। बांध से टूट गया था। स्कंदगुप्त का राजपाल पर्णदत्त था। पुनः निर्माण करवाया था। आप जो है इस पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट करते सकते हैं, क्योंकि यह जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा आगे क्या, तो अंतिम शक शासक, मालवा के शासक में अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मार दिया था। प्रथम बार मालवा क्षेत्र में क्या, तो ब्यार्घ शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या, तो पल्लव या पार्थियन है। देखिएगा, भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेस प्रथम है। इस वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक क्या, तो गोडो फर्निज था। ये मूल रूप से पार्थिया या ईरानी थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। कहाँ थे? तक्षशिला। पल्लव की राजधानी कहाँ पर थे? तो तक्षशिला थे। क्या, तो गोडो फर्निज के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आया था। बाद में दक्षिण में चला गया। तमिलनाडु में इसकी हत्या हो गई थी। तमिलनाडु में इसकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार पहली शताब्दी ईसाई में भारत में आया, ईसाई धर्म चलाया था। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधियां उत्कीर्ण मिली थी। पल्लव राज्य का अंत कुषाणों ने किया था। पल्लव राज्य का अंत किसने किया? तो कुषाणों ने किया था। आगे क्या, तो कुषाण वंश या यूची या तोखड़ी वंश, तीनों एक ही हैं। देखिएगा, कुडुलकफिसेस, भीमकडफिसेस, कनिक्स, वासुदेव, ये जो हैं कुषाण वंश से ही संबंधित हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कुषाण वंश से प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं। जिसमें से क्या देखिएगा, कुडुलकफिसेस, भीमकडफिसेस, कनिक्स, वासुदेव, जिसमें हम देखेंगे कुडुलकफिसेस के बारे में। कुडुलकफिसेस कुषाण मध्य एशिया से आए थे। कुषाण यूजी जनजाति के थे। इसका संस्थापक जो है, कुषाण वंश का संस्थापक जो है कुडुलकफिसेस, जो तांबे के सिक्के चलाए थे। इसकी राजधानी पुष्पुर, पेशावर और मथुरा था। पुष्पुर और पेशावर और कहाँ था? मथुरा था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे तो भीमकडफिसेस, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसके? तो कुषाण वंश का। भीमकडफिसेस ने सोने और तांबा के सिक्के चलवाए थे, जिसे क्या, तो द विभूषीय मुद्रा भी कहा गया। यह जो है यूनानी लिपि और खरोष्टी लिपि में भी था। आगे है भीमकडफिसेस शैव धर्म का
अनुयायी था। देखिएगा, शैव धर्म का अनुयायी में शिव, नंदी, बैल, त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के मिलते हैं। शिव, नंदी, बैल, त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के भी मिलते हैं। आगे क्या है तो देखिएगा, भीम कड़फिसेस ने उपाधि भी धारण की थी। सम्राटों का सम्राट किसे कहा जाता है तो सम्राटों का सम्राट भीम कड़फिसेस को कहा जाता है। सर्वलोकेश्वर की उपाधि भीम कड़फिसेस ने धारण की थे। महेश्वर की उपाधि उसी ने धारण की। तो कौन तो भीम कड़फिसेस। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, उपाधि से प्रश्न बन सकते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। क्या तो कनिष्क 78 AD से 110 AD अर्थात 110 ईस्वी। क्या तो राबैटक अभिलेख के अनुसार कनिष्क भीम कड़फिसेस का पुत्र था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा हुए थे। कनिष्क का राजरोहण तिथि 78 इकाई में हुआ था। ये भारत में शक संवत की शुरुआत थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई तो 78 ईसापुर में, जबकि विक्रम संवत के तो 58 ईसापुर। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। गद्दी पर बैठने से पहले कनिष्क तक्षशिला का गवर्नर था। कहाँ तो तक्षशिला का गवर्नर था। कनिष्क के समय साम्राज्य अफगानिस्तान, सिंध, बैक्टीरिया, पार्थिया तक विस्तार था। आगे क्या तो देखिएगा, इसने भी उपाधि धारित द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है कनिष्क को कहा जाता है। द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। और देवपुत्र किसे कहा जाता है तो कनिष्क को कहा जाता है। शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क ने जारी किए थे। सूर्य देवता और क्या तो हेलियोक्लिज का प्रतीक था। सूर्य देवता और हेलियोक्लिज का प्रतीक था। देखते हैं कि आगे क्या है तो कनिष्क का साम्राज्य तथा अन्य राजाओं से युद्ध। देखिएगा एक मिनट। हाँ देखिए क्या तो उत्तर भारत और मध्य एशिया में क्या तो कासगार यारकंद, खेतना आदि प्रदेशों पर अधिकार था। तिब्बत और चीनी लेखकों के अनुसार साकेत और पाटलिपुत्र के राजाओं से युद्ध हुआ था। मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार विशाल साम्राज्य जो गंगा, सिंधु, अक्सास की घाटियों के आसपास मिले थे। कनिष्क का चीनी शासक पांचाओं से युद्ध हुआ है, जिसमें से पहले हार गया था, बाद में जीत गया था। पहले हारा था और बाद में जीत गया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक उसी प्रकार हुआ था। क्या है आगे देखिएगा एक मिनट। देखिएगा तीन महान क्या तो सिल्क मार्गों पर रेशम मार्ग पर अधिकार था, जिसमें कैस्पियन सागर से होकर जाने वाले मार्ग फरात क्या तो यूफ्रेट नदी रोम सागर बंदरगाह तक, भारत में लाल सागर बंदरगाह तक जाने का मार्ग। उत्तर पश्चिम भारत का व्यापार सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। उत्तर पश्चिम भारत का व्यापार सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। कनिष्क उसका धर्म देखिएगा, कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के माथे यह जो है महान शाखा का अनुयायी था। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, लेकिन शासनकाल जो था कनिष्क के ही शासनकाल में हुए थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन चौथी बौद्ध संगीति के बाद दो शाखा में बट गया था, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान शाखा में दो शैली प्रतिमा का निर्माण हुआ था, जिसमें से एक है गांधार और दूसरे हैं मथुरा। एक है गांधार और दूसरे क्या है मथुरा, जिसमें देखेंगे मूर्ति कला शैली क्या तो मूर्ति कला शैली भी है। एक है गांधार शैली और दूसरी है मथुरा शैली। देखिएगा, जिसमें से इंडो ग्रीक शैली यूनानी रोमन शैली कहलाया है। प्रमुख केंद्र गांधार शैली कहलाया है। क्या तो मुख्यतः बुद्ध और बोधिसत्व के मूर्तियों का भी निर्माण
गांधार शैली में हुआ है। पत्थर काले, नीले, हरे और स्टीली पत्थर का प्रयोग गांधार शैली में हुआ है। यूनानी देवता अपोलो की नकल लगाती हैं गांधारे में। इनमें आध्यात्मिकता कम एवं भौतिकता क्या तो आडंबर अधिक थे, आडंबर अधिक थे। आगे क्या तो मथुरा में देखिएगा, कनिष्क के समय मथुरा में जन्मी कला मथुरा का कला था। बौद्ध, हिंद, जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियां थी। क्या तो पत्थर मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर था, लाल बलुआ पत्थर था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण पहली शताब्दी में मथुरा में हुआ था। कहाँ तो मथुरा में हुआ था। इनमें आध्यात्मिक अधिक, भौतिकता आडंबर कम है। आध्यात्मिकता अधिक और क्या तो आडंबर कम है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या देखिएगा, कनिष्ककालीन साहित्य और वास्तुकला। कुषाण ने शुद्ध सोने 124 ग्रेन के सिक्के जारी किए थे। पुष्पुर, पेशावर, कनिष्क, चैत क्या तो संघाराम थे। आगे क्या है तो देखिएगा, एक मिनट। बामियान खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा थे। कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। आगे क्या है तो देखिएगा, कनिष्क के समय विद्वान चरक जो राजवैद्य थे, चरक संहिता ने लिखन। वसुमित महाविभाष शास्त्र बुक लिखा है। अश्वघोष जो राजकवि थे, यह बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। बौद्ध धर्म की रामायण एवं सौरानंदन संस्कृत में है। भारत के हेटे और भारत का वाल्टेयर है। कौन तो सौरानंदन। प्रधान पुरोहित क्या तो संघ रक्ष हैं। नागार्जुन जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्या तो पर्याग प्रातमा बुक लिखा है। धार्मिक सूत्र सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया तो नागार्जुन ने दिया था। जो शून्यवाद का परिवर्तक भी कौन है तो नागार्जुन है। शून्यवाद का भी परिवर्तक है तो नागार्जुन है। क्या तो वातास्यान एवं कामसूत्र के लेखक कौन है तो वातास्यान है। कामसूत्र के लेखक कौन है तो वातास्यान है। आगे देखिएगा, एक मिनट। क्या तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे। कुषाणों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए तो तांबे के जारी किए थे। कुषाण के काल में ईंटे के कुएं का निर्माण हुआ था। भारत को मध्य एशिया से अल्ताई पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त हुआ था, जिसका प्रयोग कुषाण ने सिक्के के निर्माण में किया था। कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ था। मौर्योत्तर काल में राजाओं ने देवता के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे। चीन के राजाओं से सीखा था। उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि क्षिप्रा नदी जो है उज्जैन के ही किनारे है। गोमेद और इंद्रगोप पत्थरों की प्राप्ति होती थी। गोमेद और इंद्रगोप पत्थरों की प्राप्ति होती थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो जितने भी बने हैं प्रश्न मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर विदेशी आक्रमण से, हम वे सभी आपको इस थ्योरी क्लास में करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिए, ताकि एक ही वीडियो में जितने भी प्रश्न बनते हैं विदेशी आक्रमण से जो मौर्योत्तर काल के बाद हुआ है, वे सभी एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।